स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया सिस्टर डेमोक्रेसी की, यानी कि वो डेमोक्रेसी जो भारत के साथ ही पैदा हो रही थी और शायद अपने 75वें वर्षगांठ को हम जब मना रहे हैं वो अपने 75वें वर्षगांठ को नहीं मना पा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट म्यांमार एंड द डेमोक्रेसी इन म्यांमार। एक प्रकार से हम दोनों को, यानी कि भारत और म्यांमार दोनों को डेमोक्रेसी की भेंट मिली थी। दे बोथ वर कॉलोनाइज्ड नेशंस, दोनों ही औपनिवेशिक नेशन के तरह ब्रिटिशर्स के अंदर मौजूद थे और उन्हें जब 1947 और 48 में रिस्पेक्टिवली आज़ादी मिली तो कैसे भारत ने अपनी आज़ादी कायम रखी, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कायम रखा, लेकिन म्यांमार ऐसा कर नहीं पाया एंड व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यानी कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ इन जनरल अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑब्जर्वर हैं, so this becomes very important for you. Now, the picture is also very symbolic because here you are seeing one of the most important world-known leader, Aung San Suu Kyi, who happens to be the face of democratic movements in Myanmar. कि म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी की कोई चेहरा सामने आता है तो वो इनका आता है। हालांकि ये म्यांमार की प्रेसिडेंट नहीं बनती हैं, फॉरेन मिनिस्टर बनती हैं और इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है ना। Moving forward, that why it becomes important for you, so that is why we have added a new section to our policy watch, that आपके लिए ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट। नाउ लुक एट द पास्ट ईयर मेंस क्वेश्चन, पर्टिकुलरली मेंस क्वेश्चन उस समय आ रहे थे, हमने 1990 से ही ट्रेस किए हैं मेंस के क्वेश्चंस। उस समय आ रहे थे जब इलेक्शंस म्यांमार में डिक्लेयर हुए इन 1990, उसकी कहानी हम तुरंत ही देखेंगे। बट व्हाट हैज़ बीन द सिग्निफिकेंट इवेंट इन म्यांमार एंड व्हाट मे बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ द इवेंट, दैट was what UPSC asked, क्योंकि वो करंट अफेयर में था। आप कह रहे हैं कि सर अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये करंट अफेयर में है? डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो इन द करंट अफेयर विद रिस्पेक्ट टू विज चाइना और म्यांमार रिलेशंस, चाइना इंडिया रिलेशंस, एंड ऑफ कोर्स India as a very important neighbor of Myanmar. Look at the question of 2010. Examine the recent developments towards the solutions of the Bangladesh-Myanmar maritime boundary dispute. So maritime boundary dispute जो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में चल रहा था, उस पर भी क्वेश्चन आए। नॉट टू फॉरगेट रोहिंग्याज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए और रोहिंग्या की प्रॉब्लम की जड़ भी म्यांमार से ही शुरू होती है। सो ये सारी कहानियां हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं इन क्विक सक्सेशन। व्हाई डू वी कॉल इट एज सिस्टर डेमोक्रेसी? हम क्यों कहते हैं कि ये जो है दो बहनें जो हैं वो डेमोक्रेसी सिस्टर डेमोक्रेसीज हैं? व्हाई? 47 and 48 both we have a common history of decolonization. हमारे औपनिवेशिक ताकत या हमारी कॉलोनाइजिंग पावर ब्रिटिशर्स एक ही थे। इनफैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट का बर्मा या म्यांमार के साथ काफ़ी घनिष्ठ जो है नाता रहा है। इनफैक्ट हमारे लास्ट मुगल एम्परर की भी मज़ार म्यांमार में है एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स very close relations with respect to India and Myanmar, especially during the 1940s क्विट इंडिया मूवमेंट। सो 1940s के क्विट इंडिया मूवमेंट हो या वो बाल गंगाधर तिलक का म्यांमार रंगून की जेल में जाना, मंडले के जेल में जाना इत्यादि, वी हैव अ डीप हिस्टोरिकल कनेक्ट। हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट है। उसके अलावा why it becomes important, why are we studying about sister democracy? It may go the Pakistan's way. For example, Pakistan has de facto military rule. ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की असली राजधानी इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी है, the headquarters of Pakistani army. Now, Islamabad has been a problem with Pakistan's army for long. यानी कि पाकिस्तान के मिलिट्रीज या मिलिट्री जनरल्स को कभी शायद ये अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे पावरफुल डेमोक्रेटिक लीडर्स खड़े हों। हम इमरान खान का फियास्को प्रेजेंटली देख सकते हैं। देयर इज़ वेरी वैलिड कंसर्न। हम अपने वेस्ट में तो ज़रूर देखते हैं लेकिन हम अपने ईस्ट में नहीं देख पाते, यानी कि भारत के ईस्ट में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी कि पर्टिकुलरली म्यांमार का पाकिस्तान को कॉपी करने की बहुत बहुत ज़्यादा सेंसेस हैं, चांसेस हैं, एंड दैट इज़ वाई म्यांमार मे गो द सेम वे। दैट बिकम्स इंडियाज़ प्रॉब्लम। थर्ड, इंडिया नीड्स म्यांमार फॉर वॉट? इंडियाज़ गेटवे टू आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो आसियान का 10 नेशन का साउथ ईस्ट एशिया का समूह है, म्यांमार उसका गेटवे है। हमारे लिए आसियान में एंट्री म्यांमार के थ्रू होती है एंड बिकॉज ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट रीजंस वी नीड म्यांमार। बिफोर वी गो फर्दर, आई नीड टू टेल यू अ स्टोरी।
आप हर चीज़ जो है वो स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वाई म्यांमार स्लिप्ड इनटू डिक्टेटरशिप फ्रॉम डेमोक्रेसी. ऐसा क्या हुआ? भारत में हम डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं स्लिप कर रहे थे. इनफैक्ट जब इंदिरा गांधी जी की एमरजेंसी लागू हुई थी तो पर्टिकुलरली अमेरिकन प्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल्स एक्सेट्रा जो हैं वो काफ़ी तौर पर ये कह रहे थे खुले तौर पर कि भारत में डेमोक्रेसी का ये अंत है. लेकिन भारत दुनिया को आईना दिखाता है अपने democratic credentials है. So we are the largest democracy and that we own our name for it. So we have gained that name. But म्यांमार में कू होना यानी कि तख्ता पलट होना एंड पर्टिकुलरली तख्ता पलट मिलिट्री के रिजीम में होना ये एक तरीके से परंपरा बन चुकी है. क्यों? 1962 से आप जिसकी तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, जनरल नी विन ने ये परंपरा लॉन्च की. ऑफ कोर्स 48 से 62 तक वहाँ पर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते रहे. बट बाद में मिलिट्री रूलर्स ने, जैसे कि जनरल नी विन ने तख्ता पलट की ट्रेडिशन को शुरू किया. 1988 तक एक शासित मिलिट्री जंटा का राज, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री गुंटा या जनता, यू नो हाउस एवर यू मे स्पेल इट, बट मिलिट्री का राज म्यांमार में था. एंड दैट लेड टू व्हाट यू कॉल एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री. व्हाट हैपेंस इन 1988 में एक बहुत बड़ी अपराइजिंग होती है जिस को हम 8888 डेमोक्रेटिक अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं म्यांमार में. हम भारत का इतिहास बहुत घनिष्ठता से पढ़ते हैं, लेकिन म्यांमार का इतिहास भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस. सो दोज हु आर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आई होप दे कैन ऑल्सो बेनिफिट. 8888 रेवोल्यूशन के बारे में हम तुरंत बात करेंगे, लेकिन ये एक जन आंदोलन था म्यांमार में, जिसकी वजह से आंग सान सू की अपने आप को एक डेमोक्रेटिक लीडर की तरह प्रेजेंट करती हैं. बट फिर भी इसके बाद भी हो रहे नेशनल इलेक्शंस को वापस तख्ता पलट किया गया. इनफैक्ट ये तख्ता पलट की कहानी चलती रही प्रेजेंट डे तक. 2020 में इलेक्शंस किए जाते हैं. 2021 में जब कोरोना अपने चरम काल पर था, February 21 और 2021, आंग सान सू की पार्टी को वापस हाउस अरेस्ट किया जाता है, उनको भी हाउस अरेस्ट किया जाता है, एंड इट गोज बैक. सो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कमिंग अप एंड डाउन. यानी कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद मिलिट्री कूप्स, इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद मिलिट्री कूप, और ये सिलसिला 1988 तक चलता आ रहा है. व्हाट इज 1988 इलेक्शंस और 1988 अपराइजिंग? आई विल शॉर्टली टेल यू, बट आई एम टेकिंग सम टाइम फ्रॉम योर, आई बेग योर पार्डन फॉर दैट. I often tell that ignorance is costly than education. If you are aiming to prepare for 2024 prelims mains and you wish to see your name in the final list, अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं, आपके पॉपुलर डिमांड के वजह से we are also launching the batch 2 of our live foundation course. Now this is a foundation course. हम आपको पूरी तरीके से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तैयार करते हैं, एंड फॉर दैट if you are prepared, we are ready with our best solutions for you. You name any of your problems. अगर नोट्स आपके प्रॉब्लम्स हैं, अगर बाइलिंगुअल पढ़ाई आपकी प्रॉब्लम है, या आपके प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक्स कवर करना, या किसी सब्जेक्ट मटेरियल, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट मटेरियल से अगर प्रॉब्लम है, यू नेम इट, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट. फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन द फाउंडेशन कोर्स. तैयारी अभी से होनी चाहिए अगर आपको 2024 की लिस्ट में आपका नाम देखना है. एंड फॉर दैट हम ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी रहती है. विथ क्वालिटी एजुकेशन वी एम टू गिव यू जस्ट दैट. सो प्लीज यूज द कोड ASHLIVE. यू कैन एनरोल इन दैट एंड ऑफ कोर्स सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ. दिस इज नॉट इवन 1/6 of what the offline courses ask for you, right? So we want to give you the best. Fine. Coming forward, what is 8888 uprising? August 8, 1988 को रंगून यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लीड करते हैं एक मास अपराइजिंग म्यांमार में. आंग सान सू की, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो इस मूवमेंट की लीडर बनती हैं, एंड दैट पुट्स प्रेशर ऑन द मिलिट्री junta or the military gunta, whatever you want to spell it with, and they announce the elections. 1990 में elections होते हैं. आंग सान सू की पार्टी, the National Democratic Party NLD, that leads with remarkable victory.
almost 90% of the National Assembly is won by the NLD party of Aung San Suu Kyi, and that is where the military junta goes back. एक प्रकार से म्यांमार की जनता ने या म्यांमार के लोगों ने विश्वास वापस डेमोक्रेसी या लोकतंत्र पे दिखाया था, बट दैट डिड नॉट हैपन. अगेन आंग सान सू की को वापस हाउस अरेस्ट किया जाता है और वो हाउस अरेस्ट में ही रहती हैं. 2007 तक वापस एक जन आंदोलन भड़कती है, बट अब ये जन आंदोलन वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा भड़कती है. वो क्या है? उसे हम कहते हैं सैफरॉन रेवोल्यूशन. सैफरन रेवोल्यूशन हुआ था बेसिकली पेट्रोल के बढ़े हुए प्राइसेस से. हालांकि सिर्फ पेट्रोल के प्राइसेस नहीं थे, बाकी बहुत सारे प्राइसेस, एसेंशियल आइटम्स, चावल, यहाँ तक कि म्यांमार जो राइस के लिए जाना जाता है उसके दाम भी बढ़ रहे थे. दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम अमॉन्ग द कॉमन पीपल और उन्होंने वापस जन आंदोलन किया. 2020 में जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्शंस इसी जन आंदोलन की वजह से लॉन्च किए गए. अगेन एनएलडी पार्टी बाय आंग सान सू की एमर्जेस विक्टोरियस. हालांकि 2021 में जब दुनिया कोरोना के चपेट में थी, फरवरी 2021 की को वापस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को स्थापित करती है और मिलिट्री ने इस इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया था बिकॉज उनके तरफ से ये एलिगेशंस थे कि वोटर लिस्ट में काफ़ी हेरा फेरी हुई है, बोगस वोटर्स की भर्ती हुई है और इसीलिए वे इलेक्शंस को रद्द करते हैं. दैट बिकम्स एज फोनी एज एक्सक्यूज वॉट एवर यू कैन थिंक. नाउ आई बेग योर पार्डन. नाउ व्हाट इज इंडियाज रिस्पॉन्स टू इट? कि आपको क्या लगता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स इन सारे सालों में क्या था? Particularly at the very starting, India's response was what you call as evading. इंडिया ज़्यादातर साइलेंस रखे हुए थे इस मामले में और साथ ही साथ साइलेंस के साथ डिनायल भी था. हालांकि 1990 से इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री junta के साथ एंगेज करना शुरू किया कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना हुई तो ना सही, लेकिन वहाँ के लोगों से या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से हमें बात तो करना चाहिए, जिसको ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये था आइडियलिज्म और सो कॉल्ड अपर हैंड से अलग होते हुए, यानी कि अपनी महानता को न दिखाते हुए रियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी कि पूरी दुनिया ने जब म्यांमार को अपने से अलग थलग कर दिया था ये कह के कि आप लोकतांत्रिक क्रेडेंशियल्स नहीं फॉलो करते हैं, इंडिया जो विश्व में लोकतंत्र का पर्चा बुलंद करता है उसने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एम्ब्रेस किया, गले लगाया और साथ ही साथ आगे की चलने वाली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी भाग लेने की मंशा जाहिर की. यानी कि उन्हें अछूता ना बनाकर, वहाँ के मिलिट्री लीडरशिप को अछूता ना बनाकर भारत ने वहाँ के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को भी जगाए रखा. दैट बिकम्स व्हाट यू कॉल एज द रियलिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. नाउ व्हाई इंडिया नीड्स म्यांमार्स पीस? यानी कि हमें क्यों चाहिए कि म्यांमार में शांति रहे, चीर शांति रहे? जैसा कि सबसे पहले मैंने लेक्चर्स के स्टार्ट में ही बताया कि ये हमारी आसियान की एंट्री है. इफ़ यू कैन सी दीज आर द आसियान कंट्रीज दैट आर आउट देयर, द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो है वो म्यांमार की ही है बिकॉज म्यांमार हमारे नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ बॉर्डर्स है. इतना ही नहीं, वी ऑल्सो हैव सिविलाइजेशनल कनेक्ट विथ म्यांमार. हमारे गुप्ता और पाल डायनेस्टी 3rd सेंचुरी और 8th सेंचुरी की जो डायनेस्टीज़ थी, एडी की जो डायनेस्टीज़ थी, वो भी म्यांमार की श्री क्षेत्र डायनेस्टी से काफ़ी संबंध रखती थी. बुद्धिज़्म हमारे एक्सपोर्ट में से सबसे प्रोमिनेंट एक्सपोर्ट है टू म्यांमार. सो ऑफ कोर्स वी आर टाइड थ्रू सिविलाइजेशन, वी आर टाइड थ्रू रिलीजन एंड ऑल्सो वी आर टाइड थ्रू रीजन. तीनों लेवल पे हमारी म्यांमार के साथ एंगेजमेंट है. सेकेंड रीज़न, सिक्योरिटी कंसर्न. आप देख रहे हैं अगेन म्यांमार हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स से सटे हुए. ऊपर से अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम तक आते आते ये 4 जो इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सारी की सारी बाउंड्रीज म्यांमार से लगती है. 1640 किलोमीटर के आसपास की ये बाउंड्री हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट पीस के लिए बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट
नागा इंसर्जेंसी को म्यांमार की मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री ने एक साथ खत्म किया है। देयर वाज अ फेमस ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेशन गोल्डन बर्ड, और ये ऑपरेशन गोल्डन बर्ड इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी ने मिलकर नागा इंसर्जेंट्स के खिलाफ किया। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन एंड अराउंड दोज एरियाज वी डू नीड द हेल्प ऑफ म्यांमार। रोहिंग्या प्रॉब्लम्स, यानी कि आप सब जानते हैं कि भारत में आज भी विस्थापित हुए वर्गों में से रोहिंग्यास मुसलमानों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। क्या आप जानते हैं दैट द रोहिंग्यास वर कमिंग फ्रॉम द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार? नाउ दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज म्यांमार से जब विस्थापित हुए थे वो दो जगह पर जाते हैं, एक है बीच में बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं एंड दूसरा इंडिया। सो दैट इज फ्रॉम वेयर वी ऑल्सो नीड म्यांमार्स पीस, एंड दैट टू इट्स ओन एथनिक पीस। वहाँ की एथनिक पॉपुलेशन के बीच में भी पीस हो, ये भी हमारे हक में बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड रीजन वाई डू वी नीड इट, आइसोलेशन ऑफ म्यांमार इज वेरी अनडिजायरेबल। कि म्यांमार को अगर आप आइसोलेट करते हैं तो वो पाले में किसके गिरता है? चाइना के। Now China's embrace is very bad for us. Why? Particularly when you see पर्टिकुलरली अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी रही है। अगर मैं ईरान को कोट करूं आपके सामने तो ईरान को भी आइसोलेट किया जाता है, लेकिन ईरान से हमारे बड़े सिविलाइजेशनल घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर म्यांमार को आइसोलेट किया जाता था या बर्मा एक्ट के थ्रू, जो आप देख सकते हैं जो बाइडेन के बर्मा एक्ट के थ्रू म्यांमार को आइसोलेट किया जा रहा था, तो ये भारत के लिए हक में नहीं था, बिकॉज ये म्यांमार को चाइना तक पुश करती है। एंड व्हेन दैट हैपेंस वी आर इन अ बैड लाइट। Particularly, I want to point out that China is Myanmar's largest arms supplier as well as FDI lister. Now, इंडिया ने अपनी तरफ से क्या एंगेजमेंट किए हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज़ बीन प्रोएक्टिवली एंगेजिंग द मिलिट्री तत्मदाव। मिलिट्री का वहाँ पे नाम है तत्स, ओके, द तत्स मदाव। बेसिकली तत्मदाव जो है आर्म्ड मिलिशिया थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर इंडिपेंडेंस इटसेल्फ। जिन जिन देशों में आर्म्ड मिलिशिया हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के टाइम, शायद उसके बाद वे वहाँ के हेडेक बन चुके थे। ये आर्म्ड मिलिशिया ऐसे थे कि इनका अपने राष्ट्र या राष्ट्रवाद की तरफ कोई ज़्यादा झुकाव नहीं था, बल्कि राष्ट्र में पावर को इकट्ठा या अपने सेंट्रलाइज करके रखना, ये इनकी ज़्यादा एम थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बांग्लादेश के बारे में आपको बताऊं तो बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी हुआ करती थी उनके लिबरेशन मूवमेंट के समय, यानी कि 1970s के मूवमेंट के समय। मुक्ति बाहिनी को बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद खत्म कर दिया गया और वहाँ की आर्मी को सेपरेटली क्रिएट किया गया। ये चीज़ म्यांमार में नहीं होती है। म्यांमार में जो तत्स हैं, जो तात, TAT, तात्स, वो तत्मदाव या तात्स इतने पावरफुल हो चुके थे कि बाद में उन्होंने आर्मी का रूप लिया, और आर्मी के रूप के लेने के बाद वे पॉलिटिकल, मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक पावर्स के भूखे थे। तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर सेंटर इन म्यांमार, और वही शायद डेमोक्रेसी के दुश्मन भी रहे। ना, इंडिया इज करेंटली सराउंडेड बाय डिक्टेटोरियल कंट्रीज। अगर आप चाइना की बात करें तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की डिक्टेटरशिप है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर आर्मी की डिक्टेटरशिप। बट अगर म्यांमार में ऐसा होता है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। बांग्लादेश में रेडिकलिज्म का कहीं ना कहीं खतरा ज़रूर बना रहता है, राइट। वी हैव अवामी पार्टीज विच इज़ प्रो इंडिया, बट वी हैव इस्लामिक पार्टीज विच इज़ एंटी इंडिया। ये बांग्लादेश की कहानी है। म्यांमार को उस तरफ जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दैट बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर अस। नाउ, हमने अपने तरफ से क्या किया है, वी हैव फ्लोटेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट सब रीजनल ग्रुप्स। एक है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव, जहां पर आप देख सकते हैं ये बिम्स्टेक के पार्ट हैं। हमने बिम्स्टेक को सार्क के ऑपोजिशन में खड़ा किया, यानी कि सार्क जहां पर पाकिस्तान के मेंबरशिप की वजह से इंडिया के नाक में दम हुआ रहता था, we didn't want a no sayer like that, so we have given away पाक, एंड हमारे पास म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका की मेंबरशिप के साथ ये बिम्स्टेक चल रही है। साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो दोनों की नदियों के नाम पर है, मेकोंग नदी जो म्यांमार में है और गंगा नदी जो भारत में है, वो अपने आप में कल्चरल, पॉलिटिकल engagements को बताता है। एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव साइंड व्हाट यू कॉल एज 2009 अगस्त द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आसियान। सो इंडिया आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी वी हैव
एंड म्यांमार इज़ अ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश क्या है कि इंडिया अपनी तरफ से कैसे इंगेज कर रही है मिलिट्री को एज वेल एज वहाँ की डिक्टेटरशिप या वहाँ की डेमोक्रेटिक लीडरशिप को। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो वहाँ के पोर्ट से लेकर है। बॉर्डर हाट्स यानी कि इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत सारे ऐसे बॉर्डर हाट्स या बाज़ार हैं जो दोनों तरफ के लोग यानी कि नागालैंड के भी, म्यांमार के भी या मणिपुर के भी या म्यांमार के भी लोग जो हैं कॉमन एंट्री पॉइंट्स के थ्रू वो बॉर्डर हाट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी सामान बेच सकते हैं और साथ ही साथ एक रीजनल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इनोवेटिव फाउंडेशन। इंडिया म्यांमार ट्राइलैटरल हाईवे जिसकी आप पिक्चर देख सकते हैं, दैट गोइंग फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार मंडले टू मैविड माइसॉट ऑफ थाईलैंड। सो ये तीनों देशों को जोड़ने वाला ट्राइलैटरल हाईवे दैट इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स। फाइनली आईटी सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में इंडिया ने काफ़ी हद तक ज़्यादातर जाकर म्यांमार में इफ़ आई वुड से इन्वेस्टमेंट की है। इनफैक्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इंडिया का सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो म्यांमार में जा रहा है, बट फिर भी हम म्यांमार में तीसरे नंबर पे हैं एज इट कम्स टू आर्म्स एक्सपोर्ट। फर्स्ट इज़ चाइना, सेकेंड इज़ रशिया एंड द थर्ड इज़ इंडिया। बट इंडिया का जो मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट है वो म्यांमार को जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी आर एंगेजिंग। अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट इवन प्रेइंग फॉर एन एंड। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप से ही हम एंगेज करें और उनके साथ एंगेज ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। अंत में मैं आपको एक कहानी के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आंग सान सू की पढ़ाई कहाँ पे हुई है? शी हैज़ बीन टॉट एंड ब्रॉट अप लिटरली इन द लेडी श्री राम कॉलेज, LSR कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड शी बिकम्स अ वेरी वैल्यूएबल alumni of Delhi University. Now that speaks a lot about India's, approach towards its neighbors, leaders. So हमारी लीडरशिप ऑल्दो मिलिट्री के साथ एंगेज करती है, बट साथ ही साथ वहाँ पर प्रेशर बनाती है कि वहाँ के डेमोक्रेटिक लीडर्स को भी तवज्जो मिले और वहाँ पे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स वापस शुरू हों। दैट इज़ वाई एज आई सेड यू, इंडिया सिस्टर डेमोक्रेसी, ये भारत की ज़रूरी कवायद है कि वहाँ पर लोकतंत्र का दीप वापस प्रज्वलित हो। नाउ विद दीज आई वुड लाइक टू एंड एंड अगेन to make you just remind that if you want to take part in our foundation course, please use the code ASHLIVE. Waste no time. We are there to support you in your dream of becoming an officer. You were watching Policy Watch. My name is Ashish. Thank you. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।